हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का जो विज्ञान का पहला पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ, इसकी जो पहली असाइनमेंट है आपके, इसमें कुल 4 असाइनमेंट्स है। इसकी पहली असाइनमेंट से जो है वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास असाइनमेंट के प्रश्न हैं, आपको पीडीएफ फाइल जो है इस असाइनमेंट की, इन क्वेश्चंस की वो भेज दी गई है और अब हम इन सभी प्रश्नों को जो है हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप भी इन सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें पेपर में जो है आपके एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें इनमें से कोई ना कोई प्रश्न से ऐसा जुड़ा हुआ प्रश्न जो है वो ज़रूर आ जाता है। तो इसे ध्यान से सुनिए और इसे कॉपी पे नोट कीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। मेरे पास यहाँ पहला प्रश्न जो है असाइनमेंट का, पहली असाइनमेंट का, वो है पदार्थ किसे कहते हैं, यानी कि मैटर जिसको बोलते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। तो मैंने देखिए हमने पार्ट की उसमें लेक्चर अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आपको पता समझ में आएगा कि पदार्थ किसी को भी कहलाने के लिए 2 गुण होने उसमें बड़े आवश्यक हैं। पहला कौन सा, एक तो उसका द्रव्यमान होना बड़ा ज़रूरी है। द्रव्यमान यानी कि मास होना चाहिए, एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस, वो जगह घेरना चाहिए। तो कोई भी वस्तु जो है वो पदार्थ तब कहलाएगी यदि उसका अपना द्रव्यमान होगा और वो जगह घेरेगी। तो ये पहला आंसर था आपका कि पदार्थ किसे कहते हैं। दूसरा देखिए, विसरण शब्द को परिभाषित करो। विसरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। तो विसरण होता क्या है, देखिए मान लीजिए हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं। इस कमरे में कहीं पे हम एक अगरबत्ती जलाते हैं, थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि सिर्फ इस किनारे से जहाँ पे हमने अगरबत्ती जलाई थी वो सारे कमरे में उसकी खुशबू जो है वो फैल जाती है। ये विसरण की वजह से होता है। तो यानी हुआ क्या है, जो गैस जो थी यहाँ पे, यानी कि अगरबत्ती की जो खुशबू थी, उसने अपने आप को दिए गए स्थान पर स्वतः ही अपने आप ही फैला लिया। इसी गुण को बोलते हैं विसरण। कि जब कोई पदार्थ जो आमतौर पर विसरण, देखिए हमने पढ़ा था कि ठोस जो है वो कम विसरण जो है दर्शाते हैं, जो तरल हैं और जो गैसीय पदार्थ हैं वो विसरण अधिक दर्शाते हैं। तो दिए गए एरिया में या क्षेत्रफल में किसी भी तरल का या गैस का स्वतः फैल जाना, इसी को बोलते हैं हम विसरण। इसमें उदाहरण आप देख सकते हैं, अगरबत्ती, अगर हम खुशबू कहीं अगरबत्ती लगा रहे हैं तो धीरे वो विसरण के जरिए ही अपने आप को दिए गए क्षेत्र में अपने आप को स्वतः ही अपने आप ही फैल जाती है, इसी को बोलते हैं हम विसरण। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, सवाल पूछा गया है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं जो हैं वो होती हैं, पदार्थ कितनी अवस्थाओं में मिलते हैं। तो आप देखिए, वैसे तो 5 की बात करते हैं, लेकिन आपके लेवल पे अगर हम बात करें तो पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं होती हैं। पहली हमारे पास है ठोस, जिसको हम सॉलिड कहते हैं। दूसरी अवस्था हमारे पास है द्रव, जिसको हम लिक्विड कहते हैं। और तीसरी अवस्था है गैस, जिसको हम गैस ही कहते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। चलिए चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न आपसे जो पूछा गया है वो ये कि खाने की गंध जो है वो हमारी नाक तक कैसे पहुंच जाती है। अब वो ये गंध यानी खाना जो है वो दूर है, उसकी खुशबू है, आप यहाँ बैठे हैं, वो जल्दी कैसे आपके तक पहुंच जाती है, आप या कैसे पहुँचते हैं। तो सिंपल सा आंसर है विसरण द्वारा। मैंने आपको बताया था कि विसरण क्या है, गंध क्या है, किस रूप में है, वो स्मेल जो या गंध जो है वो गैसीय रूप में है और वो विसरण द्वारा अपने आप को दिए गए क्षेत्रफल में फैला लेगी। तो आप कहीं आसपास बैठे होंगे तो फैल कर आपके नाक तक भी पहुँचेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि जो गंध है वो खाने की है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 5वां प्रश्न है, आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो तापमान नीचे केल्विन में दिए गए हैं इसको आपने डिग्री सेल्सियस में बदलना है। देखिए तापमान को मापने के कई मात्रक हो सकते हैं। हम इसे केल्विन में भी नापते हैं, हम इसे सेंटीग्रेड में नापते हैं, हम इसे फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं। तो आपको यहाँ पे जो तापमान नीचे दिए गए हैं दोनों, ये केल्विन में दिए गए हैं और आपको इन तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो उसको बदलने का, किसी भी तापमान को जो केल्विन में दिया गया हो, यदि आप उसे सेंटीग्रेड में बदलना चाहते हैं तो आपने उसमें से 273 ये संख्या जो है वो घटानी होती है। तो पहला तापमान कितना आपके 293 केल्विन, 293 में से अगर आप 273 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो 20 डिग्री सेल्सियस है वो वास्तव में 293 केल्विन के बराबर है। ठीक उसी प्रकार दूसरा जो आपको दिया है वो 470 है। 470 में से अगर आप 273 घटाएंगे तो आपके पास 197 या 197 डिग्री सेल्सियस जो है बचता है। इसका मतलब ये हुआ कि 197 डिग्री सेल्सियस जो है वो 470 केल्विन के बराबर होता है। तो ये था आपका 5वां प्रश्न। छठा प्रश्न देखिए, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। ये हम अपने पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं, जिससे यानी जिन कणों से मिलकर कोई पदार्थ जो है निर्मित होता है उसको हम पदार्थ के कण कहते हैं। पदार्थ के कण की विशेषताएं क्या है, गुण क्या है। पदार्थ के कण जो है बहुत सूक्ष्म होते हैं, ये निरंतर जो है वो गतिशील रहते हैं, इनके बीच में जो है रिक्त स्थान होता है, इनके बीच में आकर्षण होता है। तो ये सारे गुण जो हैं वो पदार्थों के कणों के गुण हैं कि वो सूक्ष्म होते हैं, उनके बीच में खाली स्थान होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं। तो ये है पदार्थों के गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। अब देखिए यहाँ पे जो कंसेप्ट है इसका उत्तर है वो हम वाष्पीकरण की मदद से देंगे। अब आप पहले ये बात समझ आइए कि जब भी वाष्पीकरण होता है
कहीं पर भी वाष्पीकरण होगा वहाँ पे हमेशा कूलिंग होती है, यानी कि ठंड जो है वहाँ पे ठंडा हो जाता है जो वाष्पीकरण होता है। आप देखा होगा आपने कभी जो पेड़ हैं उनके नीचे छाया में आपको जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसके नीचे आपको छाया में जो आराम मिलता है। आराम क्यों मिलता है कि बाहर जो है तापमान अधिक होगा, पेड़ के नीचे जो आप बैठे हैं तो वहाँ पे आप तापमान जो है कम महसूस करेंगे। कारण क्या है, जो पेड़ की पत्तियाँ हैं उनमें से लगातार जो वाष्पीकरण होता है, यानी कि पेड़ की पत्तियों में से जल जो है वो भाप बनकर वाष्प बनकर उड़ता रहता है। अब जहाँ पर वाष्पीकरण होगा वहाँ पर ठंड बढ़ जाती है, इसकी वजह से ही पेड़ के नीचे आपको थोड़ी ठंडक महसूस होती है। और यहाँ पर अगर आपसे सवाल पूछा गया है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों जो है वो करता है, तो जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा दिन गर्म होगा उतना ही पानी का वाष्पीकरण अधिक होगा, जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा उतनी ही ठंडक जो है वो ज़्यादा होगी। तो गर्म शुष्क दिनों में कूलर जो है वो आपको अधिक ठंडा रखेगा। नेक्स्ट देखिए, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है। टॉपिक में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर, अगर आप देखेंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा, फिर भी थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देता हूँ। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की है हम जिसका अध्ययन करते हैं, एक संगलन की गुप्त ऊष्मा, दूसरा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब गुप्त ऊष्मा होती क्या है, पहले संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें पहले बर्फ़ की, मान लीजिए बर्फ़ हमारे पास है और हम उसे गर्म करना आरंभ करते हैं, तो होता क्या है कि गर्म करने पर जो बर्फ़ पिघलना शुरू कर जाएगी। अब होता क्या है कि एक स्थिति ऐसी आती है जब हम उसे ऊष्मा दे रहे होते हैं, गर्म कर रहे होते हैं, लेकिन बर्फ़ का तापमान जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब हम ऊष्मा दे रहे हैं और लेकिन तापमान में बढ़ नहीं रहा, इसका मतलब ऊष्मा जा कहाँ रही है, वो ऊष्मा वास्तव में जो ठोस पदार्थ है यानी कि जो बर्फ़ है उसके कणों को के बीच में आकर्षण को ख़त्म करने के लिए प्रयोग हो रही है। और ये जो ऊष्मा जिसमें हम नीचे से दे तो रहे हैं लेकिन तापमान बढ़ नहीं रहा, उसी को हम संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भी होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे हम जल को आप गर्म करना शुरू करेंगे तो जैसे ही तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा वैसे ही जो है पानी उबलना शुरू कर देगा। उबलना शुरू कर रहा है, इसका तरल जो है वो वाष्प में बदलना शुरू हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे आप नीचे से जितना मर्जी तापमान बढ़ाते रहें उस जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ने वाला नहीं है। तो यानी हम तापमान दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, लेकिन ऊष्मा जा कर रही है, वो ऊष्मा वास्तव में उन तरल पदार्थों के कणों को, जो जल जो तरल रूप में मौजूद है उसके कणों को के बीच में आकर्षण को कम कर रही है ताकि अधिक से अधिक जो कण हैं वो वाष्पित हो जाएं। तो वो हो जाती है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा का मतलब है कि ऊष्मा दी तो जा रही है लेकिन वो जा कहाँ रही है वो हमें नोटिस हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास गुप्त ऊष्मा। आखिरी प्रश्न देखिए इसका, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, क्रियाकलाप दोबारा समझाइए। हम सेकंड लेसन में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन क्या होता है। मैंने आपको बताया था पहले लेसन में जो हमने पढ़ा था ऊर्ध्वपातन के बारे में, वो ये कि आमतौर पर जब भी किसी ठोस पदार्थ को आप गर्म करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस को, पहले वो तरल में बदलता है, उसे और गर्म करेंगे तरल जो है वो वाष्प में बदल जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यानी कि जो तरीका क्या है, पहले ठोस गर्म करो तो वो तरल बनेगा, गर्म करो तो फिर वो वाष्प या गैस बनेगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जो ठोस रूप में होते हैं, जिनको यदि हम गर्म करें तो वो तरल में नहीं बदलते हैं, वो सीधे ही ठोस से किस में बदल जाते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें कुछ ठोस पदार्थ जो हैं वो सीधे ही ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं बिना तरल में बदले, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ये प्रक्रिया क्या है ये हम डिटेल में आप इसको बुक से देख सकते हैं, वो हम कीप का इस्तेमाल करके, चाइना डिश का इस्तेमाल करके जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 या कम से कम पदार्थों का पता भी होना चाहिए जो ऊर्ध्वपातन दर्शाते हैं। इसमें पहला उदाहरण आपके पास है अमोनियम क्लोराइड का, दूसरा उदाहरण आपके पास है कपूर का जिसको आप पूजा सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल इसमें नैफ्थलीन का है। तो अमोनियम क्लोराइड, कपूर और नैफ्थलीन, ये 3 ऐसे पदार्थ हैं जो कि ऊर्ध्वपातन दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी पहली असाइनमेंट, इसको सॉल्व करके अपनी कॉपी पे ज़रूर नोट कीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो इनमें से ज़रूर आ जाता है। थैंक यू।